Hello everyone, welcome to my channel Flaws. Let us start with our one of the most important part of the MP Judicial Service Examination, that is MP Accommodation Control Act 1961. ये वन ऑफ द लोकल एक्ट है एमपी का जो एमपी के जुडिशियल सर्विस पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसको 5 मार्क्स अलॉट करे गए हैं, जिसमें 1 मार्क ईच आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल्ड प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन। इसमें टोटल सेक्शंस 51 हैं, टोटल चैप्टर्स 7 हैं, टोटल स्केड्यूल्स 2 हैं एंड पुराना एक्ट रिपील हुआ 1955 में। कभी कभार दे आस्क इन पेपर की पुराना एक्ट कब रिपील हुआ था, तो यू रियली नीड टू रिमेंबर दिस कि पुराना एक्ट वाज रिपील्ड इन द ईयर 1955 और उसके बाद आपका कंट्रोल एक्ट 1961 लागू किया गया। सो लेट अस जस्ट गो थ्रू दी चैप्टर्स पहले कि कौन से चैप्टर में क्या दे रखा है, बेसिक चीज़ें इन डिटेल, फिर हम लेटर ऑन वीडियोज़ में जाएंगे। सो चैप्टर टोटल 7 है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, जहां पर आपका सेक्शन 1 है जो कि आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी कॉमेंसमेंट क्या है। उसके बाद सेक्शन 2 आपको डेफिनेशंस के बारे में बताएगा कि जो भी वर्ड्स इस पर्टिकुलर एक्ट में यूज करे जा रहे हैं वो क्या मीनिंग कैरी करेंगे, क्या मीनिंग होगा उन वर्ड्स का, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 2 में दे दी गई है। फिर आपका चैप्टर 2 प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट के बारे में बात करता है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगी, कैसे फिक्स करी जाएगी, अगर रेंट कभी बढ़ानी है तो उसका प्रावधान क्या होगा, ये सब आपको प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट दे रखे हैं। उसके बाद आपका चैप्टर 3 है जो कि कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स की बात करता है। चैप्टर 3 में कुछ ग्राउंड्स ले डाउन है, उन्हीं ग्राउंड्स पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, उसके अलावा आप टेनेंट्स को एविक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल में प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, क्या सब टेनेंट लॉफुली अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, अगर सब टेनेंट लॉफुली अपॉइंट नहीं किया गया तो क्या प्रावधान होंगे, वो आपके चैप्टर 3 में दे रखे हैं। चैप्टर 3 है बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। चैप्टर 3 है कुछ स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात करता है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो आपको चैप्टर 3 में स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं पर्टिकुलर सेक्शन में कि ये चैप्टर इन्हीं लैंडलॉर्ड से डील करेगा और उन्हीं के रिस्पेक्ट में डील करता है, और एविक्शन केवल बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे उस पर्टिकुलर चैप्टर में होता है, दैट इज चैप्टर 3A में। उसके बाद आपका चैप्टर 4 आता है, डिपॉजिट ऑफ रेंट की बात करता है। कभी कभार कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर टेनेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मैं रेंट किसको पे करूं जाके, या फिर टेनेंट को समझ नहीं आता है कि वो किसको रेंट पे करे, तो वहां पर ही कैन अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो उसको बताती है कि वो कहाँ पर पे कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करने गया और लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज कर दिया रेंट एक्सेप्ट करने से, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये चैप्टर 4 में दे रखा है। चैप्टर 5 उसके बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज की अपॉइंटमेंट की बात करता है, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, अगर उनके किसी ऑर्डर या डिसीजन से कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो वो अपील कहाँ फाइल कर सकता है। उसके बाद चैप्टर 6 आता है जो कि बात करता है लैंडलॉर्ड की स्पेशल ऑब्लिगेशंस के बारे में, और अगर वो उसे पूरी नहीं करते हैं या कुछ टेनेंट्स की ड्यूटी है वो पूरी नहीं करता है तो क्या पेनल्टीज उनके ऊपर लगाई जा सकती हैं। लास्टली आपका मिसलेनियस है, जहां पर आपको बताया गया है कि रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। इस एक्ट के अंदर अगर कुछ भी बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उसके रिगार्डिंग रूल्स, और कौन सी कैटेगरी ऑफ लोग पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन में आएंगे एंड मेनी अदर थिंग्स छोटी मोटी, वो मिसलेनियस में आपकी दे रखी है। तो ये पूरा लेआउट है आपका एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 व्हिच टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी। तो सबसे पहले सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल के बारे में। इसका शॉर्ट टाइटल है द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होता है। कॉमेंसमेंट की अगर बात करें तो 30 दिसंबर 1961 इसकी कॉमेंसमेंट डेट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि ये एक्ट कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया आपका 30 दिसंबर 1961 को। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो अकोमोडेशन, क्योंकि अकोमोडेशन ही यहाँ पर लेट आउट करी जाएगी। लैंडलॉर्ड अकोमोडेशन को लेट आउट करते हैं, टेनेंट उसमें रहते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में रेंट पे करी जाती है, तो अकोमोडेशन का मतलब समझना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्लॉज, अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, मतलब होली अगर आप पूरी बिल्डिंग दे दो, नहीं तो अगर आप पार्टली बिल्डिंग का कोई पार्ट दे रहे हैं
तो चाहे आप उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं, वो अकोमोडेशन मानी जाएगी। उसके साथ साथ कोई ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ना यूज किया जा रहा हो, बाकी कोई भी गार्डन, कोई भी ग्राउंड, कोई भी गैराज या कोई भी आउट हाउस जो भी उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन के पास है, वो अकोमोडेशन की ही डेफिनेशन में आ जाएंगे। कोई भी फिटिंग्स जो भी उस बिल्डिंग में अफिक्स करी गई हैं, लगाई गई हैं, वो अकोमोडेशन में इंक्लूडेड होंगी। कोई भी फर्नीचर जो लैंडलॉर्ड सप्लाई कर रहा है टेनेंट को अलॉन्ग विद द अकोमोडेशन, वो अकोमोडेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सो इतनी चीजें अकोमोडेशन की डेफिनेशन में आती हैं, एंड दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। द एंटायर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अकोमोडेशन की डेफिनेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार पेपर्स में पूछी जाती है वेदर दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन और नॉट। तो यू नीड टू रियली रिमेंबर दिस सेक्शन बाय हार्ट। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? तो जरूरी नहीं है लैंडलॉर्ड हमेशा अकोमोडेशन का ओनर हो। कोई भी पर्सन जो कि रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है किसी भी अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में, वो लैंडलॉर्ड होता है। ही मे नॉट नेसेसरली बी द ओनर ऑफ द अकोमोडेशन। वो एक ट्रस्टी भी हो सकता है, वो एक गार्जियन भी हो सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी का रिसीवर भी हो सकता है। तो कोई भी जो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रेंट, वो लैंडलॉर्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो ओनर है कि नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट इज लॉफुल इंक्रीज। लॉफुल इंक्रीज अभी आगे आप पढ़ेंगे कि रेंट कुछ परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है। सो दैट इंक्रीज इन रेंट विच हैज बीन परमिटेड अंडर दिस एक्ट, उसे लॉफुल इंक्रीज बोला जाता है। उसके बाद यू हैव लीज। कहीं पर भी अगर लीज यूज हो रहा है तो वो सब लीज इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट definition that is important is member of the family. This is also a very important part of section 2 which is very frequent in the papers. So member of the family बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि ये member of family में आता है कि नहीं। तो एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो member of the family कौन होगा? उसका स्पाउस, उसका बेटा, उसकी डॉटर अगर है तो अनमैरिड डॉटर होनी चाहिए, उसके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, भाई और सिस्टर है तो अनमैरिड होनी चाहिए, पेटर्नल अंकल मतलब चाचा, पेटर्नल अंकल्स वाइफ मतलब चाची, उसकी विडो, उसके बेटे का भाई या फिर अनमैरिड डॉटर। ये सब मेंबर ऑफ द फैमिली में तभी आएंगे जब ये लोग सब उस बंदे के साथ ज्वाइंटली रह रहे हो। इनके अलावा अगर कोई उस बंदे के साथ ज्वाइंटली रह रहा है तो वो भी मेंबर ऑफ द फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन बाय हार्ट। नेक्स्ट यू हैव रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब कोई भी ऑफिसर जो सेक्शन 28 में इस पर्टिकुलर एक्ट के अपॉइंट किया जाता हो। फिर रिपील्ड एक्ट। पुराना कौन सा एक्ट रिपील करके हम इस एक्ट को लेके आए हैं? तो हम मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 को रिपील करके 1961 का एक्ट लेके आए हैं। नेक्स्ट यू हैव स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होती है जो कि फिक्स करी जाती है सेक्शन 7 में, और अगर उसमें कुछ भी बढ़ोतरी करी जाती है सेक्शन 8 में तो वो भी स्टैंडर्ड रेंट में इंक्लूड हो जाती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। नाउ लास्ट पार्ट इज टेनेंट। टेनेंट कौन होता है? कोई भी पर्सन जिसके बिहाफ पे रेंट पेबल होती है, जो रेंट पे करेगा अकोमोडेशन की, वो होता है टेनेंट। और अगर कोई सब टेनेंट लॉफुली एम्प्लॉय किया गया है तो वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है, पर वो लॉफुली होना चाहिए। अनलॉफुली अगर आप टेनेंट ने सब टेनेंट को रखा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी ऐसी अकोमोडेशंस हैं जिसपे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। तो वो है आपकी ऐसी अकोमोडेशन जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, उस पर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है। दूसरा, लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पे लागू तब नहीं होता है जब वो एक्सक्लूसिवली नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करी जा रही हो। तो अगर वो नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करी जा रही है और वो लोकल अथॉरिटी की अकोमोडेशन है तो ये एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन से चाहे तो ऐसी अकोमोडेशंस को, कौन सी अकोमोडेशंस को? वो अकोमोडेशन जो कि बेसिकली एजुकेशनल पर्पस या चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए काम कर रही हैं, मैटरनिटी होम के लिए काम कर रही हैं, और उनकी जो इनकम आ रही है वो अपने इसी पर्पसेस के लिए यूज कर रही हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी अकोमोडेशन को इस पर्टिकुलर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की से उस एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन 3 कि कौन कौन सी अकोमोडेशंस पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट यू हैव इज चैप्टर 2 which starts with section 4 to 11. सेक्शन 4 बात करता है प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। अब चैप्टर 2 कुछ ऐसी अकोमोडेशंस हैं जिनपे कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक चैप्टर 2 लागू नहीं होगा। वो कौन सी अकोमोडेशन है?
कोई भी अकोमोडेशन जो इस एक्ट के लागू होने के पहले या बाद में जिनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और जब उस कंस्ट्रक्शन की नोटिफिकेशन दी जाती है, जब वो नोटिफाई किया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर अकोमोडेशन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उस दिन से लेके 5 साल तक चैप्टर 2 के प्रोविजन उस अकोमोडेशन पे लागू नहीं होते हैं. सो दिस इज सेक्शन 4. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 5 एंड 6. तो सबसे पहले 5 बात करता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल. मतलब स्टैंडर्ड रेंट के अलावा जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करी गई है, इसके अलावा टेनेंट किसी और चीज को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा लैंडलॉर्ड को. केवल स्टैंडर्ड रेंट को ही वो पे करेगा. और अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, तो उस एग्रीमेंट को माना जाएगा कि वो स्टैंडर्ड रेंट के ही एस्पेक्ट में है और वो एक्सेस पार्ट वॉइड हो जाएगा, एक्सेस पार्ट पेबल नहीं होगा. सो दिस इज सेक्शन 5. उसके बाद आपका आता है सेक्शन 6 जो कि बात करता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड. तो इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन ना ही क्लेम करेगा ना ही रिसीव करेगा कोई भी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट. बस आप स्टैंडर्ड रेंट ही रिसीव करेंगे. और कोई भी पर्सन प्रीमियम, पगड़ी या कोई भी कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, स्टैंडर्ड रेंट से एक्स्ट्रा में ये सब रिसीव नहीं करेगा. केवल स्टैंडर्ड रेंट ही रिसीव करेगा. ना ही पगड़ी रिसीव करेगा, ना प्रीमियम रिसीव करेगा, ना ही कोई कंसिडरेशन रिसीव करेगा. अगर वो एडवांस में रेंट लेना चाहता है 1 महीने से ज्यादा की, तो उस पर्टिकुलर केस में से रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पहले परमिशन लेनी होगी, तभी वो एडवांस में रेंट ले सकता है. उसके बाद आपका आता है कि अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया जहां पर टेनेंट ने बोला कि इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, मैं फाइनेंस प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइडेड कि जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए आप मुझे होल्डली या पार्टली ये बिल्डिंग लेट आउट कर दोगे. ये एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हो सकता है. और जो भी अमाउंट टेनेंट लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड करेगा वो एडवांस रेंट मानी जाएगी. और वो कितनी हो सकती है, जो भी उन दोनों के बीच में रेंट तय हुआ है उसकी 5 साल की एग्रीगेट रेंट से ज्यादा नहीं होगी. 5 साल की एग्रीगेट रेंट के बराबर ही वो खर्चा करे, उसी के हिसाब से वो फाइनेंस करे कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज सेक्शन 6. उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7 पे जो कि आपकी बात करता है स्टैंडर्ड रेंट के बारे में. तो स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये एक्ट लागू नहीं हुआ था, इस एक्ट के लागू होने के पहले अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई एनुअल रेंट फिक्स कर रखी है, कोई फेयर रेंट फिक्स कर रखी है, तो वो ही और वो अगर रीजनेबल है तो वही स्टैंडर्ड रेंट चलेगी. दूसरी परिस्थिति है कि अगर 1 जनवरी 1948 के पहले कोई अकोमोडेशन को लेट आउट किया गया था और 1 जनवरी 1948 को 2 परिस्थितियां देखी जाएंगी. एक परिस्थिति वो होगी कि म्यूनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन की कितनी रेंट फिक्स करी गई है और दूसरा 1 जनवरी 1948 को कितनी पे करी जा रही है. दोनों को कंपेयर किया जाएगा. जो दोनों में से लेस होगी वो स्टैंडर्ड रेंट होगी उस पर्टिकुलर केस में. लैंडलॉर्ड चाहे तो वहां पर वो इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है या एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई अकोमोडेशन यूज करी जा रही है तो वहां पर 35% से स्टैंडर्ड रेंट बढ़ा सकते हैं और अदर केसेस में 70% से स्टैंडर्ड रेंट बढ़ा सकते हैं. लेकिन वो तभी बढ़ा सकते हैं जब लैंडलॉर्ड उस अकोमोडेशन को अच्छे और टेनेंटेबल रिपेयर्स में रख रहे हैं. ऐसा ना हो कि वो बहुत ही गंदी कंडीशन में रख रहे हैं उसके बाद वो यहाँ पर बढ़ोतरी की डिमांड करें, ऐसा वो नहीं कर सकते. दूसरी कंडीशन आती है कि अगर कोई अकोमोडेशन ऐसी है जो ऊपर दी गई दोनों परिस्थितियों में फॉल नहीं करती है, तो वहां पर उस अकोमोडेशन का अगर म्यूनिसिपल असेसमेंट होता है तो जो भी उसकी एनुअल रेंट फिक्स करी गई है उस म्यूनिसिपल असेसमेंट में प्लस 15% ऑफ दैट. और अगर वो पार्टली लेट आउट हो रही है तो पार्टली जो भी उसकी म्यूनिसिपल असेसमेंट फिक्स करी गई है प्लस 15%. दूसरी सिचुएशन है कि अगर उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन का म्यूनिसिपल असेसमेंट नहीं होता है तो वहां पर लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में जो भी रेंट अग्री करी गई है, जो भी पहली बार टेनेंट ने पे करी है रेंट लैंडलॉर्ड को, वही चलेगी आगे. सो दिस इज सेक्शन 7. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 8 लॉफुल इंक्रीज. इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो कब लैंडलॉर्ड ये बढ़ा सकता है रेंट, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आप बात करें इसको एक्ट के आने के पहले की,
तो वहां पर लैंडलॉर्ड ने भले ही टेनेंट की अप्रूवल ली हो अथवा ना ली हो, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद इट इज मैंडेटरी कि वो रिटन अप्रूवल टेनेंट की ले लें। जब वो टेनेंट की रिटन अप्रूवल ले लेंगे या रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ले लेंगे, तब वो 10% स्टैंडर्ड रेंट बढ़ा सकते हैं। और किस केस में बढ़ा सकते हैं? जब वो अकोमोडेशन में कोई इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, कोई एडिशनल ऑल्टरेशन कराना चाहते हैं, कुछ नया स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा कोई काम कराना चाहते हैं जो कि नॉर्मल डेकोरेशन की कैटेगरी में आता है, या नॉर्मल टेनेंटेबल रिपेयर्स है वो, या यूजुअली वो कराई जाती है अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में वो 10% नहीं बढ़ा सकते। वो तभी बढ़ा सकते हैं जब वो कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहते हो, कुछ एडिशनल या स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस कराना चाहते हो, तभी वो 10% रेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरी कब बढ़ा सकते हैं? जब लैंडलॉर्ड कोई इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या वाटर टैक्स कुछ भी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वहां पर वो उससे वसूल कर सकते हैं टेनेंट से, लेकिन वो हाउस टैक्स रिकवर नहीं कर सकते, हाउस टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। फिर आपका आता है सेक्शन 9, जो कि बात करता है नोटिस के बारे में। इसमें बोला गया है कि जब भी लैंडलॉर्ड कुछ भी लॉफुल इंक्रीज करेंगे सेक्शन 8 में, तो इस बात का उन्हें रिटन नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को। और जब नोटिस टेनेंट के पास जाएगा, उसके पास 30 दिन का समय होगा, क्योंकि 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे वो अमाउंट ड्यू हो जाएगा और टेनेंट को वो पे करना होगा। नोटिस के क्या एसेंशियल है? रिटन नोटिस होना चाहिए सबसे पहली चीज। लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे उसे या लैंडलॉर्ड ने खुद उसे साइन किया हो। और उसको डिलीवर कैसे कराया जाएगा? या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसे डिलीवर करा दें, या तो पर्सनली जाके लैंडलॉर्ड उसे डिलीवर करें, उस बंदे को डिलीवर करें, मतलब टेनेंट को डिलीवर करें। अगर वो नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को, वो नहीं है तो उसके सर्वेंट को, और कोई भी नहीं है तो वहां पर कॉन्सिपिकस पार्ट में लगा दे जाके। ऐसे नोटिस की डिलीवरी होगी। फिर आपका आता है सेक्शन 10, जो कि बात करता है रेंट कंट्रोलिंग की अथॉरिटी की पावर की टू फिक्स रेंट। इसमें क्या है सेक्शन 10 में कि टेनेंट या लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि उनकी अकोमोडेशन की स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दी जाए अंडर सेक्शन 7, या फिर लॉफुल इंक्रीज कर दिया जाए अंडर सेक्शन 8। तो वहां पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी देखेगी उसको और रीजनेबल स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देगी। अगर सब टेनेंसी लॉफुली लेट आउट करी गई है तो उसकी भी रेंट फिक्स कर देगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब इन अकॉर्डेंस में सेक्शन 7 में जो भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और सेक्शन 8 में जो भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करके रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 10 में स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करती है। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं हो पा रही है, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिस भी अकोमोडेशन की स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रही है, उसकी सिमिलर अकोमोडेशन उस लोकेलिटी में देखेगी, उसको क्या एमिनिटीज प्रोवाइडेड है देखेगी, और उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन में कितनी रेंट प्रोवाइड करी जा रही है वो देखेगी, और उसके बाद इस अकोमोडेशन की रेंट फिक्स कर देगी। जो भी रेंट यहां पर फिक्स करेगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो 12 महीने तक लागू रहेगी। अगर आप 12 महीने से कम के लिए लेट आउट कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली रेंट अपनी फिक्स कर लें। उसके बाद वैसे तो जनरली रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अनफर्निश्ड स्टेट की ही रेंट फिक्स करती है, लेकिन अगर आप फर्नीचर्स या फिक्सचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो एडिशनल चार्ज भी फिक्स कर सकती है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद फिक्स करने के बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक डेट प्रिस्क्राइब कर देगी, जिस डेट से स्टैंडर्ड रेंट जो है वो इफेक्टिव होगी, उस दिन से आपको पे करनी होगी एज अ टेनेंट। और ये डेट कब की होगी? जब एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड या टेनेंट दे रहे हैं उसके 30 दिन बाद की ही कोई डेट होगी, 30 दिन पहले की कोई डेट नहीं होगी वो। So this is all about section 10. Last section of this part is section 11, interim rent. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने की या लॉफुली रेंट बढ़ाने की एप्लीकेशन दी जाती है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो जब तक ये डिसीजन फाइनली ले नहीं लेती रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की कितना क्या होना चाहिए, तब तक वो एक प्रोविजनल ऑर्डर पारित कर देती है, इंटरिम रेंट पारित कर देती है, एक अमाउंट प्रिस्क्राइब कर देती है जो कि टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पे करना होता है, और डेट भी प्रिस्क्राइब कर दी थी कि इस डेट से लैंडलॉर्ड को टेनेंट इतना अमाउंट पे करेंगे, जब तक फाइनली हम डिसाइड ना कर लें कि कितना स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए और कितना लॉफुल इंक्रीज होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरिम रेंट। नाउ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स में, वो है आपका सेक्शन 11 फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव सेक्शन 8 लॉफुल इंक्रीज, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। After that, you have section 6 unlawful charges not to be claimed or received.
Then section 4, provisions of the chapter not to apply to certain accommodation for a specified period. फिर section 3, act not to apply to certain accommodation, और definition clause में जो important है वो आपकी accommodation की definition है, landlord की definition है, और member of the family की definition है. So this is all what is important regarding this particular chapter. So this was all for now. Don't forget to check out the other videos in the description box below. Thank you so much for watching this video.